हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पे। हमारा नेक्स्ट पार्ट है, ये पार्ट 20 बेसिकली है ना। 20 वीडियोस मैं आपके डाल चुकी हूँ ऑलरेडी प्लेलिस्ट के अंदर, ये मतलब 20th है। अब मुझे ये मत कहना मैं रेगुलर नहीं हूँ, क्योंकि आप प्लेलिस्ट को आपको देखनी है। कुछ बच्चे प्रीवियस वीडियोस को देख के उसके बाद कमेंट करते हैं कि मैम और वीडियोस लेके आओ। तो मैं सभी को एक बार बता दूं कि एक प्लेलिस्ट है DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के नाम से, उसमें टोटल 20 वीडियोस आपकी हो गई हैं। 20 वीडियोस हैं, इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैं ले चुकी हूँ प्रीवियस ईयर के ही, और अभी ये वीडियो कंटिन्यू रहेगी। तो आप इन क्वेश्चंस को देखें। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लें। अगर आप ये वाली देख रहे हैं पहली बार, तो पहले ही बता देती हूँ कि 20 वीडियोस टोटल इस प्लेलिस्ट में हो चुकी हैं। आप बी प्रिपेयर, आप उसमें से प्रैक्टिस करते रहिए जब तक कि आपकी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है। ठीक है, अभी तो वैसे भी मैं थोड़ी रेगुलर हो ही गई हूँ, मतलब वीक में आपको 3-4 वीडियोस दे ही देती हूँ। ओके, आज भी हम अपने वही 10 क्वेश्चंस करेंगे, और आज का जो थियरी पार्ट है वो रहेगा 6 थिंकिंग हैट्स। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है DSSB में, इसको डिस्कस करेंगे लास्ट में। ये थ्योरी पार्ट है आज की वीडियो का। आपको फिर से बता दूं कि हर वीडियो के एंड में मैं एक थ्योरी पार्ट लेती हूँ, और आप लोगों के लिए इजी हो जाए इसके लिए मैं इन थ्योरी पार्ट्स को बाद में यूट्यूब में अपलोड कर दूंगी। एक प्लेलिस्ट, मतलब पेडागोजी वाली प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, ताकि आपको हर बार ये क्वेश्चंस को सर्च करके फिर पीछे ना जाना पड़े। आप डायरेक्ट उस पेडागोजी के वहां से इन थ्योरी पार्ट को देख लें। अभी फिलहाल क्वेश्चंस का चला रही हूँ, देखते हैं। फिर उसको अगर अलग से बनाऊंगी तो ठीक है। अभी फ्लो में बन जाता है ना, फिर अलग से स्लाइड बनाओ, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं फ्लो में एक टॉपिक ले लेती हूँ डेली, ताकि इसके साथ साथ वो भी टॉपिक आपका कवर हो जाए। चलिए भाई, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगे वो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी कम्युनिटी एंड सोसाइटी विच एक्ट्स एज एन इंस्टीट्यूशन कनेक्टिंग इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। क्या एक फंडामेंटल या फिर एक मौलिक इकाई है जो बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करता है, जो एक व्यक्ति को समाज से जोड़ती है। ये आपको बताना है, व्यक्ति को समाज से जोड़ती है। तो ये आपके सामने कुछ संस्थाएं हैं। पहली है रिलीजन, यानी कि धर्म। दूसरा है पॉलिटिक्स। थर्ड है, सॉरी इसमें थोड़े से ऑप्शंस गड़बड़ा गए हैं, ये ABCD होना चाहिए। ओके, इसको मैं एडिट कर दूंगी, आप इसको देख लीजिए। रिलीजन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड फैमिली, तो इनमें से क्या है जो जोड़ती है एक इंसान को समाज से। देखिए, रिलीजन, धर्म जो है, धर्म तो एक कम्युनिटी के अंदर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो एक इंसान को समाज से कनेक्ट करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी भी इंडिविजुअल, कई लोग नास्तिक होते हैं, धर्म को मानते ही नहीं है ना। अब बात है पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स का इकलौता काम ये नहीं होता है कि वो इंसान को समाज से जोड़े, वो सोसाइटी में एक अलग से चीज चलती रहती है। इकोनॉमी भी इसका पैसे से लेन देन है। यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फैमिली, यानी कि परिवार। देखो, परिवार हम कहते हैं ना, फर्स्ट एक तो आपका स्कूल होता है, साथ ही साथ बच्चा यहीं से बाहर निकाल के, मतलब आपकी जो फैमिली है वो आपको इंट्रोड्यूस करती है सोसाइटी से। ठीक है, जब छोटा बच्चा होता है तो ऑब्वियसली वो फैमिली में ही रहता है, फिर उसकी एक्सटेंडेड फैमिली होती है, रिलेटिव्स होते हैं, उन सबके कॉन्टेक्ट में आता है। फिर परिवार ही जो है आपको शिक्षा के लिए स्कूल भेजता है। ऑल्दो स्कूल भी एक ऐसी एक संस्था है जो इंडिविजुअल को सोसाइटी से जोड़ती है ऑब्वियसली, लेकिन परिवार का स्थान जो है वो पहले आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर गाइडलाइंस। इसमें एक इज आना चाहिए यहाँ पर। आर गाइडलाइंस टू एनहांस द इंटेरोगेशन स्किल्स इन चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। कौन सी कक्षा में बच्चों के बीच पूछने के कौशल को बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश है। इंटेरोगेशन, ये वैसा पुलिस वाला इंटेरोगेशन मत समझना। बेसिकली जब हम पूछताछ करते हैं, मतलब ये भी एक स्किल है ना, कि आपको अगर आप सर्वे कर रहे हो या फिर आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो उसमें भी आपको इंटेरोगेशन स्किल्स आनी चाहिए, कि आप इंटेरोगेट कर रहे हो, किसी चीज के बारे में पूछ रहे हो। तो ये स्किल्स जो बच्चों में है वो किस तरह से इनहांस हो सकती है। ये गाइडलाइंस दी हुई है कुछ, तो इनमें से आपको बताना है कि एक ठीक है, दो है, या सारी ठीक है। फर्स्ट है प्रोवाइड गुड हॉल्टिंग टाइम, मतलब हॉल्ट होता है ना, हॉल्ट आपने रेलवे स्टेशन में जाते होंगे तो आप सुना होगा हॉल्टिंग टाइम 2 मिनट्स 3 मिनट्स। हॉल्टिंग मीन्स एक छोटा सा पोज देना, थोड़ा सा रुक जाना। हॉल्टिंग का अच्छा समय प्रदान करना। डेवलप सेंसिटिव लिसनिंग टेक्निक्स, उनको लिसनिंग टेक्निक सुनाना कि वो ध्यान से सुन पाए, समझ सके दूसरों की बातों को, क्योंकि जब आप इंटेरोगेट करते हो तो आपको सामने वाले का पर्सपेक्टिव भी समझना जरूरी होता है। तो लिसनिंग नहीं होगी तो वो पर्सपेक्टिव आपको समझ में नहीं आएगा, वो भी जरूरी है। डेवलप साइलेंट टाइम। साइलेंट मौन टाइम का मतलब यहाँ पर क्या है। देखिए, साइलेंट टाइम का ये मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आप आधे घंटे के लिए साइलेंट हो जाएंगे, नहीं, वो चीज नहीं है। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपके बीच बातचीत चल रही है, ठीक है, सामने वाला बोल रहा है, जिसको आप इंटेरोगेट कर रहे हो, जिससे पूछताछ कर रहे हो, ठीक है, आपको वहां पे थोड़ा सा साइलेंट होना भी जरूरी है। ये भी साइलेंट टाइम के अंदर आता है। प्लस थोड़े से पॉजेस आप दे सकते हो। ये तो होल्ड टाइम तो अलग चीज हो गई, लेकिन साइलेंस का मतलब है कि चलो आपने एक बात कही है, आप उसके बाद आपने 1 सेकेंड का 2 सेकेंड का एक साइलेंस वहां पर कर दिया, या फिर ये कह सकते हैं कि एक इंसान बोल रहा है तो दूसरे का एक अपना साइलेंट टाइम होना चाहिए।
तो ये बेसिकली साइलेंट टाइम होगा, डेवलप करना साइलेंट टाइम। सो बेसिकली ये तीनों ही जो स्किल्स हैं वो इंटेरोगेशन स्किल्स में इंपॉर्टेंट होती है। होल्डिंग टाइम भी होना चाहिए, सेंसिटिव लिसनिंग टेक्निक्स भी होनी चाहिए और साइलेंट टाइम भी। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तो तीनों ही यहाँ पर बिल्कुल क्या होंगे, करेक्ट होंगे। तो सेकंड का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो इनमें से कौन सा एक स्टेप नहीं है जो डिसीजन मेकिंग में होता है बेसिकली, ठीक है। नॉट ये बताना है कौन सा नहीं है। मेक डिसीजन और चूज एन ऑल्टरनेटिव, तो भाई डिसीजन लेना है तो ऑल्टरनेटिव तो चूज करना पड़ेगा। चेंज द डिजायर्ड आउटकम, तो जो आप चाह रहे हैं निकालना उसी को चेंज कर लो, जी नहीं ये नहीं होगा। रिसर्च एंड आइडेंटिफाई ऑप्शंस, ठीक है। तो ये जब भी आपके सामने कोई आप डिसीजन मेकिंग करते हो तो उससे पहले आप ऑप्शंस ढूंढते हो, फिर ऑप्शन में से बेस्ट करते हो, है ना। इवेलुएट रिजल्ट्स, तो फिर जो रिजल्ट्स आते हैं उनको आप इवेलुएट भी करते हो। तो ये तीनों चीजें होंगी, बट ये नहीं होगा। द चेंज द डिजायर्ड आउटकम, मतलब जो आप वांछित चाह रहे हैं उसी को आप चेंज करते, ऐसा नहीं होता, उसी के लिए तो आप डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। अकॉर्डिंग टू डैश पॉलिटी इज मेनली कंसर्न विद डिविजन ऑफ पावर एंड थ्योरिटी। आई थिंक ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन ये इसमें दिया हुआ था सेकंड पार्ट में, मैंने ध्यान से एक बार देखा नहीं, बट स्टिल ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। सो यहाँ पे क्लियर कट आप याद कर लीजिए, ये लाइन जो है बोली है टी.बी. बोटोमोर ने, ओके, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डैश कोरेस्पोंडेंस टू द एजुकेशन प्रोसेस नॉर्मली अडॉप्टेड बाय स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज। सो मैंने आपको ये सारे शॉर्ट वीडियो में एक डीएसएसबी पीआरटी की प्रीवियस वीडियो में ही मैं जो थ्योरी कराती हूँ उसमें मैंने ये सारे सिस्टम्स में आपको बता दिए थे, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। तो वहीं से एक बार फिर क्वेश्चन आ गया है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएसएसबी के एग्जाम में ये एजुकेशन की फॉर्म से जरूर एक क्वेश्चन आता है। तो क्या है एजुकेशन, जहाँ पे जो स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज जिस एजुकेशन सिस्टम पे चल रहे हैं वो एजुकेशन प्रोसेस आपको बताना है, ठीक है। हम सबको पता है कि स्कूल्स और यूनिवर्सिटी बेसिकली फॉर्मल एजुकेशन पर चल रहे हैं, ओके। यहाँ पर ओपन स्कूलिंग नहीं लिखा है, यहाँ पे जो रेगुलर आप स्कूलिंग जाते हो यूनिवर्सिटीज में जाते हो वो है। नॉन फॉर्मल यहाँ पे नहीं होगा, इनफॉर्मल भी नहीं होगा, नॉन फॉर्म एजुकेशन तो ये तो होता ही नहीं है। ये 3 सिस्टम होते हैं बेसिकली, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल, फॉर्मल। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया था साइकोलॉजी की शॉर्ट वीडियोज में। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू गांधी जी। तो गांधी जी के अकॉर्डिंग इनमें से क्या ट्रू है, क्या सच है, ये बताना है। सो देखो पहले बता देती हूँ कि गांधी जी टेक्स्ट बुक में बिलीव नहीं करते थे। उन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन में बात की है, वोकेशनल एजुकेशन की बात की है, बच्चे के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को वो करने की बात करते हैं। वो टेक्स्ट बुक सेंटर्ड वो कभी नहीं थे, ये आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं। सो टीचर हु यूजेस टेक्स्ट बुक डजंट इम्पार्ट ओरिजिनलिटी, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है उनके अकॉर्डिंग ये बात। उन्होंने कहा था कि अगर आप टेक्स्ट बुक यूज कर करके पढ़ा रहे हैं तो बेसिकली टीचर जो है ओरिजिनलिटी नहीं है उसके अंदर, मतलब वो ना ओरिजिनलिटी बच्चों में ला सकता है क्योंकि वो देख देख के चीजें यहाँ से बता रहा है। वो कहते थे कि टेक्स्ट बुक जो है वो आपको ज्यादा ज्ञान नहीं दे पाती है, ठीक है। टेक्स्ट बुक इफ यूज्ड एज व्हीकल ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड वैल्यू टू टीचिंग। अब ये बात की भाई अगर इनको हम एक पहिया मान लें एजुकेशन का तो ये वैल्यू टीचिंग कर सकती है, तो गांधी जी ने ये बात बोली नहीं जब उन्होंने एजुकेशन टेक्स्ट बुक का रोल के बारे में। देखो ये हेल्पिंग हो सकती है बट उन्होंने इसको पूरा ये नहीं कहा था कि एक पहिया होगा, जो एक पहिया जिस पर गाड़ी सवार होकर चल रही है, वो इन्होंने बिल्कुल नहीं माना था। सो यहाँ पे ओनली 1 विल बी द करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज फॉर इंप्रूविंग द पावर ऑफ थिंकिंग। अगर आपको अपनी थिंकिंग की पावर बढ़ानी है तो आप इनमें से कौन सी डिवाइस का यूज करेंगे, यानी कि सोचने की शक्ति या क्षमता को बढ़ाना है तो। मॉडल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के मॉडल कौन कौन से होते हैं, किस किस मॉडल्स के थ्रू आप शिक्षण कर सकते हैं। रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, इंस्ट्रक्शंस क्या होती है। करिकुलम डेवलपमेंट क्या होता है, पाठ्यचर्या जो उसकी डेवलपमेंट होती है वो क्या होती है। एवेल्यूशन कैसे किया जाता है, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। सो आप देखेंगे कि अगर आप टीचिंग करना चाह रहे हैं तो ये सारे ही मॉडल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको टीचिंग के मॉडल भी पता होनी चाहिए, आपको इवेल्युएशन जजमेंट करना भी आना चाहिए, आपको रेमेडियल टीचिंग भी आनी चाहिए। ये सब आपके थिंकिंग की पावर को बढ़ाएंगे जब आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जाएंगे। सो सारे ही होंगे यहाँ पर, तो 7th का यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 8th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रॉपर टाइप ऑफ एजुकेशन। सो प्रॉपर टाइप ऑफ एजुकेशन क्या होती है इसके बारे में बताना है। थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है ना, थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन चलिए फिर भी करते हैं। ही अंडरस्टैंड द चाइल्ड एज ही इज, मतलब ये मानता है कि बच्चे को वैसा ही समझता है जैसा बच्चा है, ठीक है, तो उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करता है। इट इज बेस्ड ऑन ए स्पेशल मेथड, इसमें एक स्पेशल मेथड लगाया जाता है। दिस मेक्स द चाइल्ड इनटू ए फ्रेमवर्क, ये चाइल्ड को एक पूरे फ्रेमवर्क में ले लेता है। इट कैटेगराइज द चाइल्ड इनटू डिफरेंट टाइप्स, या फिर ये बच्चे को कैटेगराइज करता है डिफरेंट टाइप्स में। देखो वैसे मेरे हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा है, अधूरा सा लग रहा है मुझे, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पॉजिटिव चीज यही नजर आ रही होगी आपको कि हमें बच्चे को मैनिपुलेट नहीं करना है, बच्चा जैसा है आपको एक्सेप्ट करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है बेसिकली, है ना। तो यही इसका सही ऑप्शन दिया हुआ है, डिस्मिन यही होगा।
नहीं देखो, स्पेशल मेथड, एक स्पेशल मेथड लगाएंगे एजुकेशन में, ठीक है, मेथड्स और चीजें वो यूज होती हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर एजुकेशन, टाइप ऑफ एजुकेशन की बात की गई है। उसके बाद एक फ्रेमवर्क में रख लेंगे, मतलब इस फ्रेमवर्क को आपने सेट कर दिया और इसमें बच्चे को रख लिया, फिर आपको डिफरेंट डिवीजन कर देंगे कि ये A+ वाले, B+ वाले, ये भी आप नहीं करेंगे, तो यहाँ पे A ही बिल्कुल ठीक जा रहा है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ वे ऑफ इन्वॉल्विंग द कम्युनिटी इन द एजुकेशन प्रोसेस। तो आप किस तरह से कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर सकते हो एजुकेशन में, यानी कि जो समुदाय होता है, स्कूल के बाहर का जो आस पास का नेबरहुड होता है, उसमें बहुत सारे लोग बहुत तरह के काम करते हैं, आप उनको कैसे इंक्लूड कर सकते हो। पेरेंट मीटिंग इन स्कूल, पार्टिसिपेशन थ्रू कंट्रीब्यूशन ऑफ मनी, मटेरियल, लेबर, तो दोनों ही ठीक है। समुदाय में आपके पेरेंट्स भी आते हैं, पेरेंट मीटिंग जब होती है तो हर किसी के पेरेंट्स के पास अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है, आप उनके रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ बाहर से जैसे कि कुछ NGOs होते हैं जो पैसा दे सकते हैं, आपको मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं, लेबर प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उससे भी हो जाता है, ठीक है। सो ये ठीक है, दोनों ही ठीक है आपके, बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर बात करें 10th क्वेश्चन की, अकॉर्डिंग टू 6 थिंकिंग हैट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज अपॉइंटेड फॉर फीलिंग, इंट्यूशन, सेंटर्ड ऑन इमोशन, ठीक है। 6 थिंकिंग हैट, यही आज का हमारा टॉपिक रहेगा थ्योरी का, इसको कराऊंगी मैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये कहा है कि कौन सा कलर जो है, 6 थिंकिंग हैट्स में हैट्स के कलर दिए गए हैं, थिंकिंग मॉडल एक तरह का क्रिएटिविटी के लिए। सो इसमें जो है आपको ये बताना है कि कौन सा किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछा है कि फीलिंग, इंट्यूशन, ये सब जो इमोशन पर सेंटर्ड होते हैं, कौन से कलर से डिपिक्ट होता है। सो ये क्लियर कट इसका आंसर रेड है। इसको मैं आपको भी थ्योरी पार्ट में समझाऊंगी, तो एक्सप्लेनेशन के लिए आप वो जरूर देख लें, ओके। सो आपके 10 क्वेश्चंस तो पूरे हो गए हैं, अब चलते हैं अपने थ्योरी पार्ट पर। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा 6 थिंकिंग हैट्स। सो अगर हम 6 थिंकिंग हैट्स के बारे में सबसे पहले बात कर ले, तो ये आपकी किस एजुकेशन में, आपके किस सेक्शन के अंदर आता है। तो बेसिकली जो आपकी पर्सनल स्किल्स और डेवलपमेंट होती है उसका ये पार्ट है। उसमें आपकी क्रिएटिव स्किल्स हो सकती हैं, डिसीजन मेकिंग स्किल्स होती हैं, तो उसके अंदर ये थ्योरी दी गई है 6 थिंकिंग हैट्स की। अब ये दी किसने थी? एडवर्ड डे बोनो नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे, हम कह सकते हैं एडवर्ड डे बोनो, ठीक है। राइटिंग को दरकिनार कर देना भाई, क्योंकि पेन थोड़ा ऐसा अजीब सा हो रखा है। सो एडवर्ड डे बोनो नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 6 थिंकिंग हैट की थ्योरी दी थी। बेसिकली वो कहते हैं ये एक टेक्निक है आपकी, जिसके थ्रू आप जो डिबेट में, किसी चीज के बारे में आपको डिबेट करना है, किसी चीज के बारे में आपको डिसीजन लेना है, कुछ नया आप खोज करना है, किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना है, या फिर किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेना है, तो ये 6 थिंकिंग हैट मॉडल जो है बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है, ठीक है। अब टेक्निक क्या है? देखिए, इन्होंने ये कहा था कि जब भी आप मान लीजिए कोई एक प्रॉब्लम है आपके सामने, कोई भी या फिर डिसीजन लेना है आपको, और वहां पे 6 लोग बैठे हैं, मान लीजिए 6 बैठे हैं, या फिर कितने भी लोग हो सकते हैं। सो वो सब जो लोग हैं उनका थॉट प्रोसेस अलग अलग होता है, ऑब्वियसली अलग होता ही है, ठीक है। लेकिन हर कोई चाहता है कि मैं अपना नया आइडिया दूं, मैं अपना नया आइडिया दूं, तो एक दूसरे की बात को ध्यान से सुनेंगे नहीं, क्योंकि सारे कॉम्पिटिशन में होते हैं, सबको वहां पे अपनी अपनी चीजें बोलनी होती है, और किसी की सुनना कोई नहीं चाहता, क्योंकि डिसीजन मेकिंग आप करना चाहते हो जब आप बराबरी में बैठे हुए हो, ठीक है। सो उन्होंने कहा था कि इस टेक्निक, इसको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने 6 डिफरेंट तरह की हैट्स के बारे में बात की थी, और ये 6 डिफरेंट हैट्स को उन्होंने 6 कलर्स दिए थे, ठीक है। 6 कलर्स की वो बात करते हैं। हर जो कलर है वो एक थॉट प्रोसेस को डिपिक्ट करता है कि भाई किसी भी इंसान का जो सोचने का तरीका है वो किस तरह से होता है, किस पर डिपेंडेंट होता है, वो इसकी बात यहाँ पर करते हैं। या फिर कोई जब अपना नया आइडिया लेकर आएगा तो वो कौन सा थिंकिंग पर्सपेक्टिव रखेगा, इसका भी आइडिया आपको इस 6 थिंकिंग हैट से मिल जाता है, ठीक है। अब हम हैट्स के कलर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला कलर है इनका व्हाइट हैट, ठीक है। सेकंड की बात करें तो सेकंड है इनका रेड। थर्ड की बात करें तो ब्लैक। फोर्थ की बात करें सो येलो। फिफ्थ इज ग्रीन एंड लास्ट 6th इज ब्लू। ओके, आप देख सकते हैं सारे बहुत ही कॉमन कलर हैं, व्हाइट, रेड, ब्लैक, येलो, ग्रीन, ब्लू। तो ये 6 हैट्स की उन्होंने बात की है। अब अगर हम बात करें सबसे पहले कलर की, यानी कि व्हाइट कलर की, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, व्हाइट कलर में जब आप व्हाइट कलर की हैट्स के अकॉर्डिंग सोचते हैं, जब आपका थॉट प्रोसेस जो है इस व्हाइट हैट के अकॉर्डिंग होता है, तो आपका पर्पस जो होता है वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करने का होता है, कि आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है। यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को या फिर एक इंसान को ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि किस तरह से हमारी जो हम इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे वो किस तरह से एक पर्टिकुलर इश्यू को सोल्व करने में हेल्प कर सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन लो उस चीज के बारे में, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पर इसका फोकस होता है। अब अगर बात करें हम रेड की, तो रेड का जैसे कि वो क्वेश्चन था आपका लास्ट,
उसमें ये था कि फीलिंग्स, इंट्यूशंस और इमोशंस पर डिपेंड होता है कि आपकी क्या फीलिंग्स है, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, आपके जो आपकी भावनाएं हैं वो क्या कह रही हैं, उसके ऊपर जो है आपका एक्सप्लेनेशन या फिर आपका जो डिसीजन होता है वो डिपेंडेंट करता है। जैसे कि आई जस्ट डोंट थिंक दैट आइडिया विल वर्क, मैं सोचती हूँ कि अरे आपने आइडिया बताया, मुझे नहीं लगता कि आइडिया वर्क करेगा, या फिर मैं 2-3 आइडिया सोच के बैठी हूँ, फिर मैं अपने इंट्यूशन पर कहती हूँ नहीं ये वाला ठीक होगा, ये वाला ठीक नहीं होगा, फिर मैं कुछ इमोशनल हो जाती हूँ कि नहीं इससे इस चीज का नुकसान होगा, इसका ये होगा। तो ये बेसिकली आपके इमोशंस, इंट्यूशंस पर ही डिपेंड करती है। अब नेक्स्ट की बात करेंगे वो है ब्लैक हैट। ब्लैक हैट बेसिकली क्या होती है, ये थोड़ी सी कॉशियस हो जाती है, आप थोड़े सतर्क होते हैं इसमें, आप क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं, यहाँ पर आप थोड़ा मतलब रिस्क को देखते हैं। बेसिकली ब्लैक मतलब आप रिस्क देखते हैं कि रिस्क कहाँ पर है, आप थोड़े से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कॉशियस हो जाएंगे, सावधान से हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे, और आप हर चीज का क्रिटिसिज्म करेंगे कि नहीं अगर ये मैं यूज करता हूं तो इसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, मेरा ध्यान यहाँ पर जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली आप लॉजिक और क्रिटिकल जजमेंट यहाँ पर करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग आप कह सकते हैं यहाँ पर आप करते हैं, हर चीज को क्रिटिकली आप एनालाइज करते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम येलो हैट की, तो ये बेनिफिट्स के बारे में सोचती है और फिजिबिलिटी क्या है उस चीज की, मतलब वो चीज कितनी कारगर होगी आपके लिए और उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसके क्या क्या आपको फायदे हो सकते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक होती है, जहां पर ब्लैक जो है नेगेटिव चीजों को भी देख रही है, लेकिन येलो हैट थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक है, थोड़ी सी आशावादी है, आप ये कह सकते हो, है ना। मतलब ऑब्वियसली लॉजिकल तो होगी लेकिन थोड़ी आशावादी है, ऑप्टिमिस्टिक है। तो ये बेसिकली किसी भी नए आइडिया के बारे में जो भी डिसीजन आप ले रहे हो उसके आपको बेनिफिट्स और उसके जो पर्टिकुलर मतलब कितना फीजिबल होगा वो डिसीजन, उसके बारे में सोचती है इन ए पॉजिटिव वे। अब बात करते हैं ग्रीन हैट की, तो ग्रीन हैट बेसिकली आपकी क्रिएटिविटी से, न्यू आइडियाज से, पॉसिबिलिटीज से संबंधित है, मतलब इसको हम कह सकते हैं हैट ऑफ क्रिएटिविटी। अगर ग्रीन हैट की बात करें तो इट इज अ हैट ऑफ क्रिएटिविटी, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे आप मतलब एनकरेज करते हो अपने आप को भी और दूसरों को भी, आपकी नई चीजों की तरफ जाओ, है ना, आप इनोवेटिव सॉल्यूशंस की तरफ जाओ। यानी कि हम ग्रीन में उसमें कहते हैं ना, स्कूल्स में कहते हैं कि टीचर्स इनोवेटिव आइडियाज लेकर आए, तो बेसिकली हम ग्रीन हैट की बात करते हैं कि आपको क्रिएटिविटी दिखानी है ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद करते हैं लास्ट हम ब्लू हैट की, तो ब्लू हैट जो है आपकी प्रोसेस कंट्रोल पर डिपेंडेंट है। प्रोसेस कंट्रोल का मतलब है कि जो पूरा का पूरा थिंकिंग प्रोसेस है, जो भी थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है उस पूरे चीज को आपको कंट्रोल करना होता है ना। जो आपके बेसिकली जो आपके किसी भी आप कंपनी में कर रहे हो या फिर स्कूल में कर रहे हो, तो प्रिंसिपल जो है वो उसको आप कह सकते हो कि वो चेयरपर्सन है, उसी के पास जो है ब्लू हैट है, मतलब वो इंसान जिसने उस मीटिंग को अरेंज किया है या फिर उसको डिस्कशन को वो किया है। ठीक है, यानी कि एक डिस्कशन चल रहा है, उसमें व्हाइट हैट, रेड हैट, ब्लैक, येलो और ग्रीन वाले कौन कौन होंगे मैंने बता दिया, जो क्या क्या सोचेंगे, और फाइनल डिसीजन मेकर कौन है, यहाँ पर ब्लू हैट वाला है। और ब्लू हैट वाला बेसिकली यहाँ पर क्या करेगा, वो चेयरपर्सन एक तरह से ऑर्गेनाइज करेगा, कंट्रोल करेगा एक ऑर्डर में कि आप इस ऑर्डर में सोचिए, आप इस ऑर्डर में करेंगे, आप इस ऑर्डर में डिसीजन मेकिंग करेंगे, आप ये करेंगे, आप पहले आइडिया देंगे, आप उसके बाद देंगे, ये एक पूरा ऑर्डर जो है मेंटेन करता है ब्लू हैट वाला इंसान। ओके, सो ये आपकी कुछ हैट्स थी। अभी ब्लू हैट वाला इंसान ये कह सकता है कि नहीं, आप रेड वाले को, मान लो रेड वाला ज्यादा इमोशन हो रहा है कि नहीं, आप इमोशंस पे ज्यादा वो कर रहे हो, आप थोड़ा सा और तरीके से सोचो, ये ब्लू हैट वाला कह सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ब्लू हैट जो है, जिसके पास ब्लू हैट है, वो बेसिकली चेयरपर्सन या हेड होगा उस चीज का, जो भी ग्रुप में डिस्कशन हो रहा है या फिर कोई डिबेट हो रही है तो उस चीज का। ठीक है, इस तरह से ये पूरा 6 थिंकिंग हैट का मॉडल है। और ये मॉडल वैसे थोड़ा सा नया है आप लोगों के लिए, मैंने भी कभी इसको देखा नहीं है कभी किसी एग्जाम में, लेकिन डीएसएसबी वैसे क्वेश्चन पूछ रही है, तो ये केवीएस में भी पूछा जा सकता है, नो डाउट, और आपके जो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स हैं उनमें भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भाई एजुकेशन सिस्टम में इसका क्या रोल है। बेसिकली यहाँ पे बच्चों के लिए आप अगर आप बच्चों को ये टेक्निक सिखा रहे हो 6 थिंकिंग हैट्स की, आप डिफरेंट कलर्स ले सकते हो, हैट्स बना सकते हो उनके क्राफ्ट के थ्रू। आप बच्चों को किसी पे डिसीजन आपको लेना है तो आप बच्चों को कह सकते हो कि भाई इस हैट वाले बच्चे जो है थोड़ा सा इमोशनल होकर सोचेंगे, इस हैट वाले बच्चे जो है वो थोड़ा सा इस चीज को सोचेंगे, इस हैट वाले थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स को देखेंगे, येलो वाले थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। तो इस तरह से एक अच्छा डिसीजन आपके पास निकल कर आ सकता है, और ये टेक्निक टीचर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बच्चों के लिए भी है। ठीक है, सो आई होप कि आपको 6 थिंकिंग हैट्स का कंसेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा। ओके गाइस, सो फिर से कहूंगी कि जो बच्चे नए जुड़े हैं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ यू रियली लाइक द वीडियो, है ना, एंड यू कैन शेयर ऑल्सो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।